अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। व्यूअर्स, आज के व्लॉग में एक अहम मुलाकात जो कि वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के दरमियान हुई है, उससे मुतालिक आपको बताएंगे क्या बातें हुई हैं और उसके बाद आपसे जिक्र करेंगे कि मज़ाहिर अली नकवी साहब ने, जो कि चीफ जस्टिस साहब के बेंच में शामिल हैं इस वक्त, जो अहम केस सुन रहे हैं और उनके ऊपर बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाए गए थे, उनकी जानिब से एक बहुत ही ज़बरदस्त जवाब दिया गया उन इल्ज़ामात का। वो क्या इल्ज़ामात थे और क्या जवाबात आए हैं, उसके ऊपर आपसे बात करेंगे और साथ ही साथ आपको कहानी सुनाएंगे जावेद अली की, जिसके ऊपर किस तरह से जुल्म व तशद्दुद किया गया है, ना सिर्फ फिजिकल बल्कि जहनी, और किस जुर्म में, वो भी आपको बताएंगे। लर्ज़ाखेज़ दास्तान इसी व्लॉग में। पहले ज़रा बात हो जाए कि प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब के दरमियान और आर्मी चीफ के दरमियान एक अहम मुलाकात हुई और उसमें जो मामलात हैं उनके ऊपर काफ़ी गुफ्तगू की गई है। व्यूअर्स, खबरें ये आ रही हैं मार्केट में कि बहुत ज़्यादा एक तनाव की कैफियत है इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी। जिस तरह से पूरा माशरा एक पोलराइज्ड माशरा हो चुका है और बहुत सारे लोग हैं जो लकीर के इस तरफ हैं और बहुत सारे लोग हैं जो लकीर के दूसरी तरफ है, तो यही तकसीम हमें अब इदारों में भी नज़र आ रही है। भले वो इस्टेब्लिशमेंट हो, भले वो अदलिया हो, भले वो मीडिया हो, भले वो पार्लियामेंट हो, भले वो किसी किस्म का भी इदारा है पाकिस्तान का, लेकिन उसमें हमें एक तकसीम इस वक्त नज़र आ रही है कि जो मुल्क में एक सियासी पोलराइजेशन का माहौल है वो हर एक को अपनी लपेट में लिए हुए मुतासर कर रहा है। इस्टेब्लिशमेंट में भी इसी तरह से एक गहरी सोच पनप रही है, अगरचे अभी तक ऐसा लग रहा है कि बाजवा डॉक्ट्राइन चल रहा है और उसी तरीके से, उसी रविश पर, उसी डगर पर चीज़ें चलती हुई नज़र आ रही हैं जैसे कि पहले चल रही थी, 29 नवंबर से पहले भी चल रही थी। वही सूरत हाल है। पीटीआई के लोग अभी तक ये शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें हरासा किया जाता है, उनके साथ तशद्दुद किया जाता है, अगर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए तो। इमरान खान साहब पर पेशियां और केसेस का सिलसिला उसी तरह जारी है। इसी तरह से अगर हम देखें दीगर मामलात के हवाले से, इलेक्शन ना करवाने के हवाले से, स्टेटस को जारी रखने के हवाले से, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के हवाले से, मीडिया की पाबंदियों के हवाले से, तो बहुत कुछ जिस तरह से चल रहा था वैसा ही हमें चलता हुआ नजर आ रहा है, उसमें कोई हमें तब्दीली नजर नहीं आ रही। तो ये बिल्कुल भी हमें जांचना अब 3-4 महीनों के बाद कोई मुश्किल काम नहीं लग रहा कि इस वक्त बाजवा डॉक्ट्राइन ही की अमलदारी है और एक तसलसल पॉलिसी का हमें इस्टेब्लिशमेंट में नजर आ रहा है। अभी तक उनकी सोच में कोई तब्दीली आई हो या ना हो, लेकिन कम से कम फैसले साजी में कोई तब्दीली नहीं आई है। कोई ऐसा फैसला अभी तक हमें दिखाई नहीं दे रहा है कि जो हमें ये नजर आए कि पिछले फैसलों से मुख्तलिफ था या है या होने वाला है। यही सूरत हाल हमें कल की मुलाकात की खबरों की भी मिलती है कि जहां पर अभी तक इसी स्टेटस को बरकरार रखने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर आज़म साहब की तरफ से भी ये कहा गया है, पीडीएम की तरफ से भी ये रिक्वेस्ट डाली गई है कि जनाब, जिस तरह की ये सिचुएशन हो चुकी है मुल्क में इस वक्त, उसमें बड़ा ही मुश्किल काम लग रहा है इलेक्शंस में जाना, क्योंकि जो पीडीएम ने इस वक्त फैसले किए आईएमएफ से डील करके, पेट्रोल महंगा करके, बिजली महंगी करके और अब मजीद शरह सूद में इजाफा करने जा रहे हैं, जिस तरह से डॉलर ऊपर गया है, रुपए की कदर कम हुई है, लोग बेरोजगार हुए हैं, जिस तरह से मुल्क में इस वक्त तबाही मच गई है मईशत की, और आम लोग जिस तरह से दुआएं दे रहे हैं, जिस तरह से झोलियां उठा उठा के बददुआएं दे रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल में इलेक्शन में जाना तो ऐसा ही है कि जैसे मौत के मुंह में जाना, सियासी मौत के मुंह में जाना। तो अब ये तो किसी सूरत पीडीएम नहीं चाहती है कि ये सब कुछ करने के बाद वो इलेक्शन में जाए। तो अब उनकी पूरी कोशिश ये होगी कि किसी भी तरह इस्टेब्लिशमेंट के थ्रू ये दबाव बढ़वाया जाए और कोशिश ये की जाए कि किसी भी सूरत, किसी भी लेवल के जो इलेक्शंस हैं उनको रोका जाए। भले उसके लिए आइन शिकनी क्यों ना करनी पड़े, भले उसके लिए आइन को एक तरफ रख के उसका तिया पांचा फाड़ कर उसको एक तरफ क्यों ना कर दिया जाए, आग क्यों ना लगा दी जाए आइन को, लेकिन इलेक्शन में नहीं जाना। ये वो वाहिद एक चीज है जिसके ऊपर पीडीएम जो है इस वक्त बिल्कुल क्लैरिटी में है और इतनी बेवकूफाना तरीके से इसके ऊपर डटी हुई है कि उन्हें ये समझ नहीं आ रही कि जितना ही उसको तवील कर रहे हैं उतना ही अपनी सियासी कब्र खोद रहे हैं, और अगर ये 1 साल तवील कर लेंगे तो उसके बाद भी इनके लिए सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं होने वाली। इतनी सी बात समझ नहीं आ रही और अब ये सूरत हाल बन चुकी है कि जो जो उनके अमाल में उनका साथ दे रहा है, उनकी तरफ जाके खड़ा हो रहा है, वो भी उसी तरह से गंदा होता जा रहा है, वो भी उसी तरह से लोगों की नफरत का शिकार होता जा रहा है और वो भी उसी तरह से लोगों के अताब का शिकार होता जा रहा है।
और यही वजह है कि हमें ये नज़र आ रहा है कि इस वक्त अवाम पाकिस्तान और रियासती इदारों के दरमियान एक खलीज हायल हो चुकी है। और यही हमें नज़र आ रहा है कि इस वक्त जो अवाम का मूड है वो इंतहाई ख़तरनाक है, जबकि जो रियासती इदारे हैं वो बहुत हद तक उसका इदराक करने में नाकाम नज़र आ रहे हैं। बर वक्त अगर एक्शन नहीं लिए गए और अगर गलतियों की तस्सीन नहीं की गई तो सूरत हाल हाथ से निकल सकती है। लेकिन बहरहाल अभी फ़िलहाल इसके इम्कानात नज़र नहीं आ रहे, अभी भी वही पॉलिसी नज़र आ रही है और बज़ाहिर ऐसा ही लग रहा है कि लड़ाई अभी जारी रहेगी। बाय हुक और बाय क्रूक लड़ाई जारी रहेगी, चाहे उसके लिए किसी के ऊपर भी प्रेशर डाला जाए। अगरचे ये खबरें आ रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अहम केसेस के मामले में किसी भी तरह का प्रेशर लेने के लिए इस वक्त तैयार नज़र नहीं आ रही है। थोड़े ज़रूर ये चीज़ हमें नज़र आती है कि रिमार्क्स और ये चीज़ें बहुत सारे मामलात में एक हेजिटेशन है और अदलिया से भी लोग बाज़-औक़ात शिकवे शिकायत करते नज़र आ रहे हैं कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के ऊपर जो अदलिया का एक मुतहर्रिक किरदार होना चाहिए था वो नज़र नहीं आता है। और भी बहुत सारे मामलात के ऊपर कुछ जो जुडिशरी है, लॉयर जुडिशरी है, वो भी ऐसा लगता है कि कुछ फ़ैसले जो हैं वो दबाव के तहत दे देती है या बहुत सारे फ़ैसलों में शायद इंसाफ होता हुआ उस तरह नज़र नहीं आता है। लेकिन इसके बावजूद भी बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से लोगों की कुछ उम्मीदें वाबस्ता हैं कि जो अहम मामलात हैं उनके ऊपर वो किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी और कोई दबाव नहीं बर्दाश्त करेगी और फैसले आइन और कानून के मुताबिक मेरिट के ऊपर होंगे। यही वो टेस्ट केस है इस वक्त नाजरीन, जो कि अगले चंद दिनों में हमें पता लग जाएगा कि कौन डट के खड़ा रहा और कौन कॉम्प्रोमाइज़ कर गया। जस्टिस मज़ार अली नकवी साहब, जिनको ख़ास तौर पर मुतनाज़ बनाया जा रहा था, पीडीएम की जानिब से मरियम नवाज साहिबा ने जलसों में नाम लेकर ऑडियो चलाकर, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने ऑडियो चलाकर उन्हें मुतनाज़ बनाया, उनके खिलाफ रेफरेंस दायर करवाया गया, उनके खिलाफ जायदादों से मुतालिक, उनकी बेटी की फ़ीस से मुतालिक, उनके ऊपर न जाने किस किस चीज़ के इल्ज़ामात लगाकर, उनको एक सियासी जमात से नत्थी करके जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाकर उनको एक तरह से मुतनाज़ बनाकर कटहरे में खड़ा करने की बात की जा रही है। और सिर्फ बात नहीं की जा रही, उसके लिए बाकायदा एक रेफरेंस भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर कर दिया गया है। मैं इस बात के हक में नहीं हूं कि क्या किसी जज साहब का एहतसाब नहीं हो सकता या उस पर इल्ज़ाम नहीं लग सकता, लेकिन यहाँ पर नाजरीन जो मैं बात कर रही हूँ वो कर रही हूँ नीयत के हवाले से, टाइमिंग के हवाले से। अगर तो ये होता ना कि मज़ार अली नकवी साहब के हवाले से कोई उन्होंने डोगर साहब का फैसला ना दिया होता या उनकी कोई ऑडियो ना आई होती और फिर कोई बात होती तो हम कहते हैं कि शायद चलें जी ठीक है, अगर किसी जज पे इल्ज़ाम है तो वो उसको फेस करें, ट्रायल को क्लियर हो, इसमें कोई वो दो राय नहीं है कि कोई भी शख्स एहतसाब से या कानून से बालातर नहीं होना चाहिए। लेकिन जब एक बाकायदा मुहिम के तहत किसी को फंसाने की कोशिश की जा रही हो तो वो भी पता लग जाता है। मैं किन बातों पर ये कह रही हूँ मैं आपको भी बता देती हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि मज़ार अली नकवी साहब के खिलाफ रेफरेंस दायर करने के लिए किस बंदे को ये काम सौंपा गया? क्या आपको मालूम है मियाँ दाऊद के बारे में? जी हाँ, मियाँ दाऊद वही शख्स है जो कि इमरान खान साहब पे कातिलाना हमले के मुल्जिम का वकील है। कैसी इंटरेस्टिंग बात है। यानी मियाँ दाऊद जो कि मुल्जिम नवीद था, जिसने इमरान खान साहब पर जो शूटर पकड़ा था इन्होंने वज़ीराबाद से, जिसको उसने इनके वर्कर ने किसी ने पकड़ा था, तो वो बाद में जो उसका वकील था मियाँ दाऊद, वो बुनियादी तौर पर मज़ार अली नकवी साहब के खिलाफ रेफरेंस भी दायर कर रहा है। और ख़बरें तो ये भी ज़राए दे रहे हैं कि उन्हें तैयारशुदा एक रेफरेंस थमा दिया गया, जाओ जी जाके ये रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में फ़ाइल करो। तो ये सारे ताने बाने क्या शो करते हैं? कहाँ वो मुल्जिम का वकील है, कहाँ जाके वो मज़ार अली नकवी के खिलाफ रेफरेंस दायर कर रहा है। फिर इसी तरह से ऑडियो जो लीक होती है वो बड़े ज़बरदस्त टाइम पे होती है कि जहाँ पर डोगर साहब का केस आता है, वो सुओ मोटो लेने के लिए ख़त लिखते हैं चीफ जस्टिस साहब को, तो उनकी ऑडियो आ जाती है। तो ये क्या टाइमिंग इस बात का एक शाखसाना नहीं नज़र आ रही कि उन्हें बाकायदा मुतनाज़ किया जा रहा है? फिर इसी तरह से जो उन्होंने जवाबात दिए हैं वो भी बड़े इंटरेस्टिंग हैं। वो कह रहे हैं जी, उनकी बात की जा रही है कि जो उन्होंने कैंट में घर बनाया तो उन्होंने उसकी तफसीलात फराहम कर दी। उन्होंने कहा जी मेरा लाहौर और गुजरांवाला में घर था, मैंने ये दोनों घर बेचे और उनको बेच के मैंने कैंट में ये घर बना लिया। इसकी तमाम तर तफसीलात और डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है, रिकॉर्ड मौजूद है, जिसने चेक करना है कर ले आके। फिर उनकी बेटी की फ़ीस के हवाले से इल्ज़ामात लग रहे थे कि पता नहीं वो किस अकाउंट से हुई और क्या हुई, वो भी उन्होंने तफसीलात मीडिया को जारी की हैं, जिसमें उन्होंने अपने जो उनका अकाउंट है जिसमें उनकी सैलरी आती है वहाँ से उन्होंने उसकी जो बेटी की फ़ीस है वो ट्रांसफ़र की हुई है, पे की हुई है, तो उन्होंने उसकी भी रसीदें शेयर की हैं। फिर उन पर जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि उनके नाम के ऊपर कोई प्लाजे हैं,
तो उन्होंने कहा मेरे नाम पे कोई प्लाजा नहीं है, अगर कोई है तो वो चीज़ें डॉक्यूमेंट सामने लेके आए कि कहाँ है जी मेरा नाम के ऊपर कोई प्लाजा। उसको उन्होंने डिनाई कर दिया। फिर उनकी जो ऑडियो लीक आई जिसमें वो मुबैना तौर पर पता नहीं कोई परवेज़ इलाही साहब से गुफ्तगू कर रहे हैं जी, उनसे कोई परवेज़ इलाही साहब उनसे मिलने आ रहे हैं, तो पता नहीं उसको बड़ा बनाया गया था कि जैसे वो बड़े कोई उनके करीबी ताल्लुकदार हैं। तो उसके ऊपर भी अब उन्होंने वजाहत दी है। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक बेसिकली वाक़या ये पेश आया कि मज़ाहिर अली नकवी साहब अपनी गाड़ी में कहीं जा रहे थे, ब्लैक शीशे होने की वजह से पुलिस ने उन्हें रोका। तो कुछ पुलिस एहलकारों ने उनके साथ बदतमीज़ी की मुबैना तौर पर। वहाँ पर जो पंजाब असम्बली के सेक्रेटरी हैं अमजद खान भट्टी साहब, उन्होंने परवेज़ इलाही साहब से जज साहब की अपने फ़ोन के ज़रिए बात कराई। तो परवेज़ इलाही साहब ने उनसे उसके ऊपर माजरत की कि भाई आपके साथ ये वाक़या पेश आया है पंजाब पुलिस की तरफ से, तो हम माजरत खाएँ इसके ऊपर। तो ये इनकी जो थी वो बातचीत हुई, जिस पर परवेज़ इलाही साहब ने कहा अभी कि अच्छा। अब उसके बाद फिर परवेज़ इलाही साहब की अपने किसी केस के सिलसिले में अपने किसी वकील के साथ कुछ और बातचीत हुई। अब उनकी उस ऑडियो को मिक्स करके एक ऐसी ऑडियो तख्लीक की गई जिसको बुनियादी तौर पर बात वो परवेज़ इलाही साहब की है, आवाज़ उन्हीं की है, लेकिन उसको किस तरह से कॉपी कट पेस्ट करके इस तरह से चलाया गया जिससे ये तासुर देने की कोशिश की गई कि शायद वो ताल्लुकदारी की बात है और उसमें केसेस को कुछ मुतनाज़े या जिसको मखसूस जज साहिबान के पास लगवाने की कोई बात हो रही है, तो इस किस्म की गुफ्तगू करके उसको मुतनाज़े बनाया गया है। तो उस पर भी जज साहब ने कहा है कि वो बिल्कुल हर तरह की उसके लिए तैयार है। अगर कोई उसकी फोरेंसिक करवाना चाहे, उसके ऊपर कुछ भी वो जाके जवाब लेना चाहे, वो चीफ जस्टिस साहब के पास भी हाजिर होकर जवाब देने को तैयार हैं। और भी कोई फोरम है तो वहाँ पे भी। तो उन्होंने बड़े क्लैरिटी से अपने ऊपर तमाम जो इल्ज़ामात लगे थे उनका जवाब दिया है। अब बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है, बात यहाँ से आगे चलती है। इसी तरह हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जज साहिबान की ऑडियो और वीडियो टेप्स के हवाले से ये खबरें आ रही हैं कि मज़ीद भी आने वाले दिनों में ये जो टोटा साज फैक्ट्री है जो ये काम कर रही है आजकल, वो मज़ीद कुछ टेप्स भी जारी कर सकती है। और उसका भी मकसद यही है कि जुडिशरी को अंडर प्रेशर किया जाए। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि इसके ऊपर सेम पेज पर हैं ये हुकूमत भी और इसके सहूलतकार भी, कि हमने चाहे जुडिशरी को दबाना पड़े, चाहे हमें इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ करनी पड़े, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, इलेक्शन में तो हमने नहीं जाना। आइन की खिलाफ वर्जी करनी पड़े कोई बात नहीं, वो तो हमारी रूटीन की बात ही है, तो उसको तो आप छोड़ ही दें। तो बाकी ये कि हमने इलेक्शन में नहीं जाना, अब उसके लिए हमें ये मज़ीद कार्रवाइयाँ करते हुए नजर आएंगे। अब देखना ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कितने दमखम से खड़ी रहती है, डट कर खड़ी रहती है, और क्या चीफ जस्टिस साहब किसी किस्म का भी दबाव लेने में हमें नज़र आता है कि वो बिल्कुल इनका तमाम हरबे नाकाम करते हैं या नहीं। तो ये है जनाब जज साहब की कहानी। अब बात हो जाए ज़रा जावेद अली की। जावेद अली एक दर्जा चहारुम का मुलाजिम है नाजरीन, जिसने आज इमरान खान साहब के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी आप बीती सुनाई कि किस तरह से उसके साथ गैर इंसानी सलूक किया गया। तो ये तो था मज़ाहिर अली नकवी साहब का जवाब जज साहब का। और अब बात हो जाए ज़रा जावेद अली की दुख भरी दास्तान की। जावेद अली नाजरीन एक दर्जा चहारुम का मुलाजिम है और उसको शायद उस्मान डार साहब ने मुलाजमत दिलवाई हो। बहरहाल अब कहानी ये बनाने की कोशिश की जा रही थी कि उस्मान डार साहब भी बहुत दिनों से निशाने पर थे कि उनके ऊपर भी कोई केसेस बने हैं, उनको भी कोई जेल की हवा खिलाई जाए, उनके ऊपर भी कोई तशद्दुद हो। वो भी बड़ा इमरान खान का जांबाज सिपाही है, तो उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए उसके साथ खड़े होने की। तो बड़े दिनों से कोशिश जारी थी, लेकिन शायद कोई खातिर खा कामयाबी नहीं मिली। फिर उन्होंने कोई ऐसे अल्फाज भी ना आके अदा किए कि जिसके ऊपर उनकी कोई कमर कस ली जाती, उनको कोई पकड़ लिया जाता। तो अल्टीमेटली उनके खिलाफ जो केस बनाने की कोशिश की गई उसकी मुबैना कहानी एक सामने आई है, जिसमें जावेद अली साहब जो बता रहे हैं दर्जा चहारुम का मुलाजिम है, कोई चौकीदार है बेचारा, उसको पकड़ के ले गए और उसको पकड़ के हथकड़ियाँ लगा के मुंह पे कपड़ा डाल के आंखें बंद करके किसी नामालूम जगह पर ले गए, उसको मारा, उसको पीटा, उसको नंगा किया, खूब उसकी फेंटी लगाई और उससे पूछगछ क्या हो रही है, बात क्या हो रही है कि तुमने ये कहना है कि उस्मान डार को तुम पैसे देते हो, उस्मान डार ने तुमसे पैसे लिए जो भी रिश्वत के या जिसमें भी जॉब दिलाने के लिए जिस भी अंदाज में। तो बुनियादी तौर पर उन पर ये इल्ज़ाम लगाना चाह रहे थे कि उस्मान डार जो है वो पैसे लेता है भर्तियों के, कोई इस किस्म की उनके खिलाफ वादा माफ, उन्हें गवाह बनाने की कोशिश की जा रही थी। वो जावेद अली साहब कोई डटे रहे कि उन्होंने कहा कि नहीं जी मैं तो नहीं मानता, ये झूठ है तो मैं क्यों मानूँ। खूब उनकी फेंटी लगाई। फिर उसके बाद उसने कहा कि जब मैं फिर मज़ीद नहीं माना तो उन्होंने मेरे नाजुक आज़ा के साथ ईंट बांध दी एक रस्सी के साथ और उसको तकलीफ़ इस तरह से टॉर्चर की। मैं तो हैरान होती हूँ कि ये कौन से हैवान है, इनके दिमाग में
इस तरह के आइडियाज़ कैसे आते हैं कि किसी को कैसे कैसे टॉर्चर करना है। आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि आप सोच नहीं सक रहे होते जो ये लोग कर रहे होते हैं। कौन से ये हैवान है जो मुसल्लत हुए हैं हमारे मुल्क में। खैर जनाब, वो उस टॉर्चर से भी बेचारा गुजर गया। फिर उसके बाद उसको नंगा करके फर्श पर बिठा दिया और उसको कहा कि तुम्हारी वीडियो बना रहे हैं और तुम ये बात मानो। फिर भी वो अपने ऊपर तो जितना जुल्म होता गया वो सहता गया, वो नहीं माना। तो अल्टीमेटली उसको कहते हैं कि जी कोई बड़े साहब वहाँ पर आए हैं, वो आके जब वो आते थे तो सब कहते थे कि अच्छा भाई सर कर रहे हैं, हो रहा है। और फिर अल्टीमेटली उसके सामने कहा कि अच्छा इसकी जाके डाले में इसकी बेटी को, इसके बच्चों, इसकी बीवी को और इसके बच्चों को उठा के ले आओ और उनको नंगा करो और उनकी वीडियो बनाओ और फिर उसके बाद फेसबुक पे डालो और फिर इसको जो है ना वो वायरल करके इसको बताओ। ये बात नहीं मान रहा। तो जब ये उसके सामने कहा गया तो फिर उस बेचारे की बस हो गई। उसने कहा कि मैं अपने साथ तो मेरी जो मर्जी इन्होंने हालत कर ली, मैंने बर्दाश्त कर लिया। जाहिर है कि अपनी फैमिली के बारे में तो नहीं कोई इस तरह की चीज़ बर्दाश्त कर सकता। तो उसके बाद उसने कहा कि भाई ठीक है, बताएं मुझे क्या करना है, कहाँ लिखना है, क्या मनवाना है, मान लेता हूँ मैं सब कुछ जो आप कहते हैं। यहाँ आकर उसकी बस हो गई। हो सकता है उससे लिखवा लिया, जो भी करवा लिया। जब बाद में उसे छोड़ा है तो वो फिर अब जो है वो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब के साथ बैठ कर उसने अपनी सारी ये बिपता सुनाई है कि ये हुआ है मेरे साथ। और मैंने तो जब से ये देखी है प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मैं खुद लर्ज़ के रह गई कि ये हम कौन से जंगल नुमा माशरे में रह रहे हैं। कोई इस मुल्क का कानून आइन तो बिल्कुल ही दूर था, ये तो मालूम थी बात। और ये भी अब हमारे लिए तो एक आम सी बात ही बन गई थी कि बंदों को ये नंगा कर रहे हैं। लेकिन अब ये इतने गिर गए हैं कि ये लोगों की बहू बेटियों को भी नंगा करने से बाज नहीं आ रहे और उसके ऊपर भी जो है लोगों को ये ब्लैकमेल करने पर उतर आए। इतनी गिरावट भी हो सकती है किसी माशरे की। ये जो सूरत हाल है ये इंतहाई तशवीशनाक हो चुकी है। और अब वाक़तन आप, मैं, मेरे जैसे बहुत सारे लोग जो इस मुल्क से मोहब्बत भी करते हैं, इसको बेहतर देखना चाहते हैं, इसकी खिदमत भी करना चाहते हैं, जो पहले ही बड़ी चीज़ें भी देख रहे हैं, उस पर मायूस भी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी चाहते हैं कि नहीं मुल्क हमारा बेहतर हो, महज़ब माशरा बने, हम भी तरक्की याफ्ता अक़वाम में आएँ। लेकिन हम लोग जब ये चीज़ें देखते हैं तो मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि क्या ये माशरा रहने के काबिल रह गया है। आपके पास जो भी जमा पूंजी हो, आप सोचते हैं यार लगाओ इसको, निकलो यहाँ से। ये तो हैवानों की कोई बस्ती बन गई है। यहाँ पे क्या फ्यूचर है हमारे बच्चों का? क्या वो ये कुछ देखने के लिए यहाँ पर रहें? इस चीज़ को वो बर्दाश्त करें? क्या हम ये सोच भी सकते हैं अपने तौर पर कि ये है ये माशरा? यहाँ पर ले आए हैं इस मुल्क के करता धरता इसको कि जहाँ पर आप ये हरकतें करने के ऊपर आ जाएं, जहाँ पर किसी की इज्जत नफ्स महफूज नहीं है, कोई शख्स का फ्यूचर में, चलें वो तो छोड़ देना, आपकी तरक्की याफ्ता होना ये वो, कम से कम जीने का हक तो दे दें, किसी को इज्जत तो दे दें, आबरू जो किसी के सर पे है वो तो रहने दें। लेकिन वो तक नहीं यहाँ पर लगता है कि अब बचेगी वापस। ये सूरत हाल बना दी गई है। बहरहाल आज के व्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।